स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो द्विघात समीकरण से संबंधित है। क्योंकि द्विघात समीकरण का पार्ट 1 मैंने पहले ही बता दिया, अपलोड कर दिया, और आज लेक्चर 2 के अंतर्गत द्विघात समीकरण में आप लोग समीकरण का हल करना सीखोगे। समीकरण का हल कई विधि द्वारा किया जाता है, जैसे गुणनखंड द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, पूर्ण वर्ग बना करके। तो इन सारी विधियों द्वारा समीकरण का हल किस प्रकार किया जाता है उसकी जानकारी आज के वीडियो में दी जाएगी। तो पिछले सीरीज में मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप आप पढ़े होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सब नोट करना, आप लोग नोट रखना माइंड में भी, और अपनी कॉपी में भी आप इसको नोट कर सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का समीकरण, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद जहां a नॉट इक्वल 0, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि x² का जो गुणज होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या होंगी तो वो द्विघात समीकरण के मानक को पूरा करेगा। तो a नॉट इक्वल 0। और तीसरी बात कि b और c का मान शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि a नॉट इक्वल 0 यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b और c का मान 0 हो भी सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है। तो अगर यदि एग्जांपल में देखें तो x² प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहां पर ax² प्लस bx प्लस c का मानक पूरा कर रहा है, तो यानी इस रूप का समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है। दूसरा उदाहरण अगर यदि दें x² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां आप देख रहे होंगे कि x² का जो गुणज है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 है। तो कह रहा है कि इसे x² का गुणज a होता है, तो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x² का गुणज 1 है, तो 1 तो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर x का गुणज नहीं है, जैसे bx होता है ना, तो यहाँ पर x है नहीं, या x का गुणज ये भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x² प्लस 0 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। चूंकि 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर x का गुणज 0 यानी b का मान 0 है। तो आपको यहाँ बता ही दिया कि b और c का मान शून्य हो भी सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन में ये आ सकता है कि जांच करना है कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। जांच करना है कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात मतलब दो घात, तो दो घात वाला तो आपको यहाँ पर मानक समीकरण बता ही दिए हैं कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि x का, जैसे x चर में अगर समीकरण है तो x का महत्तम घात 2 होना चाहिए। और दूसरी बात कि x का अऋणात्मक पूर्णांक, मतलब घात जो होना चाहिए x का, वो अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी माइनस वाला भी नहीं होना चाहिए और बट्टा वाला भी नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीज ध्यान रखना है। तो जांच करना है कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अब मान लें कि एक क्वेश्चन दे दे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा दिया हुआ है। तो हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं।
तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ दिए। अब 2 इंटू एक्स तो 2x, 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2। अब दोनों को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये दोनों पद इधर आएगा, तो चूंकि ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में होगा, ये माइनस में है तो प्लस में होगा। अब इसको देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर 4x में 2x जाता है तो 2x, अब 4 में 2 प्लस होगा तो 6 इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो लिख देते हैं चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चूंकि इसमें जो द्विघात समीकरण का मानक होता है वो पूरा कर रहा है, a b c यानी यहाँ 1 2 6, तो ये वास्तविक संख्या भी है। फिर कह रहा है कि a नॉट इक्वल 0, तो a यहाँ पर 1 है तो 0 के बराबर भी नहीं है, और 2 घात भी है, तो इस तरह से द्विघात समीकरण का ये मानक तय कर रहा है। तो इस आधार पर आप द्विघात समीकरण को जानना सीख लोगे, और फिर आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार किया जा सकता है, जैसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, इन सब विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल कैसे प्राप्त होते हैं, या गुणनखंड को कैसे, मतलब द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, वो सब चीजों की जानकारी दी जाएगी। अतः वीडियो अंत तक देखते रहें। अभी आप लोगों ने सीखा कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है, या फिर द्विघात समीकरण का जो मानक शर्तें हैं वो क्या क्या है, उसके बारे में आपने जाना था। अब है क्या कि क्वेश्चन में रहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना या द्विघात समीकरण को हल करना। तो मूल के बारे में मैंने पिछले सीरीज में भी आप लोगों को जानकारी दी। जैसे यदि कोई वास्तविक संख्या अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 के समतुल्य कर दे तो वो द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। अगर कोई भी वास्तविक मान यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दे तो वो जो वास्तविक मान होंगे वही द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो दोनों मूल को अगर यदि माना जाए तो एक को अल्फा माना जाता है, एक को बीटा। और अल्फा बीटा कैसे निकलता है, तो एक सूत्र आपको पिछले सीरीज में बताया था, डी के आधार पर, जैसे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, जो जहां पर आपको बताया था डी विविक्तकर होता है या विवेचक होता है, और डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा या उसी के बराबर माना जाता है। तो ये सब चीजों की जानकारी मैंने पिछले सीरीज में दे दिया। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि द्विघात समीकरण के मूल किन किन विधियों द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना बताएंगे, या द्विघात समीकरण के मूल निकालना बताएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो 2 मान निकलेंगे चल के वही उसके मूल कहलाते हैं। अब से क्वेश्चन रहेगा, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 को हल करें। यानी जब इसको हल करेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे, चूंकि यहां पर 2 घात है तो 2 मान निकलेंगे, वही 2 मान इस द्विघात समीकरण के मूल भी कहलाते हैं। उसको एक को अल्फा बोल सकते हो और एक को बीटा। तो देखें कैलकुलेशन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड तोड़ना आपने 8 से ही सीखा हो। इसमें पहले पद और अंतिम पद के अचर राशि को या फिर पहले पद और अंतिम पद को गुना किया जाता है और उसको फिर इस प्रकार तोड़ा जाता है कि मध्य पद के बराबर हो जाए। जैसे कि 1 गुना 12 करेंगे तो 12, अब 12 को तोड़ेंगे तो 12 का 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, है ना।
तो उसमें से किन दो पद को लेंगे कि जोड़ने पर ये 7 आ जाए। तो 4 तिया 12 और 4 3 7 होता है। चूंकि ये माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। आप लोग बहुपद के गुणनखंड में ये सीखा जरूर होगा कि मध्य पद ही टूटता है, पहले और तीसरे यानी पहले और अंतिम पद के गुना या भाग के द्वारा ये जो मध्य पद का मान होता है वही प्राप्त किया जाता है, अर्थात मध्य पद ही टूटता है। तो -4 -3 -7 हो रहा है। अब -4 गुना -3 करेंगे तो निश्चित रूप से +12 होगा। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन x है, तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर मतलब x गुना x, तो x कॉमन ले लेंगे तो 1x बचेगा और इसमें से x बाहर कर लिया तो -4 बचा। अब इन दोनों पद में तो आगे जो सिंबल होता है वही कॉमन लेते हैं, तो आगे माइनस है तो माइनस कॉमन लिए, फिर 3 के टेबल में दोनों कट रहा है तो 3 कॉमन ले लिए, तो ये केवल x बचेगा, चूंकि प्लस से माइनस आपने कॉमन लिया तो माइनस बचेगा। और फिर 3 का पढ़ेंगे 4 बार तो 12 होता है। फिर ये भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सही है या गलत है। तो दोनों ब्रैकेट जब सेम होगा तो आपका सही बन रहा है। तो देखते हैं x - 4 तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे x - 4। अब यहाँ x बचा और ये -3 बचा बराबर 0। अब एक बार x - 4 को रखेंगे और इसको उधर ले जाएंगे, तो चूंकि ये इनटू में है उधर जाएगा तो डिवाइड बटा में हो जाएगा, तो 0 को कोई भी चीज से भागते हैं तो 0। तो इसीलिए आमतौर पर हम लोग क्या लिखते हैं कि एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, क्योंकि किसी भी पद को वहां उधर ले जाएंगे कोई भी ब्रैकेट वाले को तो उधर 0 ही बना देगा। तो x - 4 = 0 या x - 3 = 0। तो यहां देख रहे हैं कि -4 को राइट साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर -3 को राइट साइड ले जाएंगे तो +3 होगा। तो x का यहां पर 2 मान प्राप्त हो रहा है। तो ये जो 2 मान प्राप्त हुआ है यही हल है और इसको मूल भी कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं नीचे x = 4 और 3। तो ये हल प्राप्त हुआ। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द्विघात मतलब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है, तो हल हो गया। अगर मूल भी कहेगा निकालने तो ये जो 2 पद आए हैं ये दोनों मूल भी हैं, तो एक विधि द्वारा बताए दूसरी विधि द्वारा बताते हैं और जो भी विधि है वो बता दूंगा। अभी आपने देखा कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे होता है या द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार किया जा सकता है या फिर द्विघात समीकरण के मूल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें निकालना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा 2 सूत्र आप पढ़ चुके होंगे पिछले 5th या 6th स्टैंडर्ड से। एक a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² और एक a - b होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इन दोनों सूत्रों को आप 6ठी या 7वीं कक्षा से ही सीख गए होंगे, तो उसकी जरूरत इसमें पड़ेगी क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसमें पहला स्टेप जो है जो स्टूडेंट को करना पड़ता है वो है अचर पद को राइट साइड में भेज देना। तो देखिए 2x² - 5x, चूंकि इन दोनों में चर जुटा हुआ है, अचर पद केवल 3 है, उसको राइट साइड में भेज देते हैं। तो +3 था तो राइट साइड में भेजेंगे तो -3 होगा। फिर दूसरा स्टेप में हमें ध्यान देना होगा कि x² का गुणांक क्या है या x² का गुणज क्या है, उससे दोनों तरफ भाग देना है। तो x² का गुणज 2 है तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसके गुणज को 1 के बराबर करना है या फिर इसको 1 रखना है। तो 1 बनाने के लिए इस 2 से दोनों तरफ भाग देना है। अगर यहाँ 5x² रहता तो 5 से दोनों तरफ भाग देते। अगर मान लिया जाए √2 रहता तो √2 से दोनों तरफ भाग देते। तो यहाँ पर 2 दिया है तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण को 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देना समीकरण को तो 2 से ये 2 कटेगा
तो एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये 5 2 से नहीं कटेगा तो लिख सकते हैं 5/2 इंटू एक्स, और इधर -3/2 हो जाएगा। ये सेकेंड स्टेप में देखिए कि समीकरण को 2 से भाग दिए, कारण कि एक्स स्क्वायर का गुना 2 था तो 2 से भाग दे दिए। अब आगे देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहां माइनस होता है। तो नोटिस करिएगा कि यहां पर ए स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी हो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब इसको 2ab के रूप में हमें बनाना है, तो 2ab के रूप में बनाना है तो अपने मन से पहले 2 ऊपर कर देंगे गुना और 2 से नीचे गुना कर देंगे, तो 2 इंटू 5/2 इंटू और ये x। अब देख सकते हैं 5/2 तो ऑलरेडी है, x भी है, 2 से ऊपर गुना किए 2 से नीचे गुना किए, बस इतना मतलब सहारा आपको लेना होगा क्योंकि आप पूर्ण वर्ग द्वारा बना रहे हो। इधर -3/2 हो गया। अब ये x स्क्वायर हो गया, x को अलग कर लेंगे, पहले 2 इंटू एक्स इंटू ये 5 और नीचे 2 इंटू 2 4 होगा। ये 2 का 2 अलग रख लिए, x का भी अलग रख लिए पद, और ये 5 का 5 2 इंटू 2 4 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये a स्क्वायर है माइनस 2ab, अर्थात b के जगह पर 5/4 है। तो ऐसा करते हैं कि अपने मन से, चूंकि सूत्र में प्लस बी स्क्वायर चाहिए, चाहे वो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो हमें ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हमें चाहिए। तो यहाँ b के जगह पर 5/4 है। ध्यान दीजिएगा, a अगर यदि x को मान रहे हैं तो ये 2a हुआ, तो b के जगह पर 5/4 है। तो ऐसा करते हैं अपने मन से 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे और 5/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे। क्योंकि बीजगणित के नियम है कि कोई भी समीकरण में या किसी भी पद में आप जिस पद को जोड़ोगे उसी को घटाना ही होगा, या जिससे गुना करोगे उसी से भाग देना होगा। तो यहां पर 5/4 का होल स्क्वायर जोड़े तो 5/4 का होल स्क्वायर क्या किए, घटा दिए। अब राइट साइड में क्या बच गया, -3/2 बच गया। अब यहां सूत्र को फॉलो कर रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो लिख देंगे a के जगह पर x माइनस b के जगह पर क्या है 5/4 है, तो 5/4 का होल स्क्वायर। अब दूसरा ये बच गया, 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25 होगा, और ये 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, इधर -3/2 हो गया। यानी इतना दूर तक एक सूत्र को फॉलो किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और इसको कैलकुलेट करके यहां लिख दिए। बाकी जो इक्वल में था -3/2 उसको लिख दिए। आगे देखते हैं इसका, ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये -25/16 है, इसको RHS तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस में पद है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -3/2 प्लस 25/16 हो जाएगा। अब आगे कैलकुलेशन इसका देखते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, अब दोनों का मतलब भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव जो कहिए, तो पहले एलसीएम लेंगे, तो 16 2 का एलसीएम हो जाएगा 16, 2 का पढ़ते हैं 8 बार तब 16, तो 8 को -3 से गुना करेंगे तो -24, फिर 16 को एक बार में पढ़ते हैं तब 16 आता है, 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरह से ये प्राप्त होगा, 25 में 24 घटेगा तो 1/16। अब x माइनस 5/4 है, ये जो होल स्क्वायर है राइट साइड तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट होता है तो आगे में प्लस माइनस का सिंबल रहता है। तो देखिए ये x माइनस 5/4 इक्वल टू 1 का वर्गमूल 1 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, आगे में प्लस माइनस 1/4 होगा। यानी राइट साइड में 1/4 प्लस के रूप में है, 1/4 माइनस के रूप में है। अब x बराबर ये -5/4 है, इसको राइट साइड में भेज देंगे
तो प्लस हो जाएगा 5/4 और ये प्लस माइनस 1/4। अब 5/4 में 1/4 को एक बार जोड़ देंगे और 5/4 में 1/4 को एक बार घटा देंगे। तो x बराबर 5/4 प्लस 1/4 या 5/4 माइनस 1/4, यानी एक बार जोड़ देना है एक बार घटा देना है। अब कहीं भी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो लघुत्तम तो सेम है, 4 का लघुत्तम 4 होगा, 5 4 1 6, तो 6/4, तो 6/4 को जैसे कहीं रफ में काटते हैं 6/4 है तो 2 3 6 2 दूनी 4, यानी ये x बराबर 3/2 प्राप्त हुआ। और इधर फिर घटाते हैं 5 में 1 जाएगा तो 4 4/4 तो 1 होगा। तो x के 2 मान प्राप्त हुए। तो यही द्विघात समीकरण के मूल हैं या द्विघात समीकरण के हल हैं। तो मैं एक बार फिर से यहां बता देना चाहूंगा कि जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए बोला जाएगा तो पहला स्टेप वही ध्यान रखना है कि अचर पद को राइट साइड में ले जाना है, और दूसरे स्टेप में x² का जो भी गुणज रहेगा, चाहे वो √2 रहे या विदाउट रूट रहे या 5 रहे 7 रहे, तो उसी से दोनों तरफ भाग देना है। तो ऑटोमेटिक है कि वो एक फॉर्मेट में जाएगा जो a+b² हो या a-b² हो, उस फॉर्मेट में ला करके तब इस तरह से x के मान प्राप्त किए जाते हैं। देखें अब तीसरी विधि के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो हल करें तो वही मूल प्राप्त होंगे, या फिर डायरेक्ट मूल ज्ञात करें दे दिया है तो द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे, लेकिन इसमें विधि कौन सा यूज करना है, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र के बारे में पिछले सीरीज में मैंने बताया था कि d का उपयोग करके, जैसे d के बारे में बताया था b² - 4ac, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि या फिर दिया है 2x² - 7x + 3 = 0, तो ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तो x² का जो गुणज होता है उसे a कहा जाता है, x का जो गुणज होता है उसे b कहा जाता है, और जो बाकी अचर होता है उसे c कहा जाता है। तो चूंकि a बराबर, तो x² का गुणज 2 है, फिर b बराबर, तो यहाँ x का गुणज -7 है और c बराबर 3, तो a b c प्राप्त हो गया। तो द्विघात सूत्र द्वारा निकालना है तो सबसे पहले d निकालना होगा। तो d बराबर b² - 4ac, d यानी विवेचक विविक्तकर, इसके बारे में पिछले सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया था। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac, तो b है -7 रख देते हैं, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, 4 a के जगह पर 2, c के जगह पर 3। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का स्क्वायर 49, फिर ये हो जाएगा -4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 49 में 24 घटाते हैं तो 25, d का मान 25 है। अगर यदि d का मान कोई ऋणात्मक संख्या होती, यानी कोई माइनस में मान होता, तो यहीं पर लिख देते कि दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा या दिए गए समीकरण के मूल नहीं होंगे। क्योंकि जब माइनस में पद रहता है अर्थात 0 से जब छोटा होता है d का मान, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर 25 है तो 0 से बड़ा है तो निकलेंगे कोई भी वास्तविक मान, लिखते हैं। इसलिए अब ये x चर में है तो मूल भी जो होगा वो x चर में ही होगा, तो x बराबर -b ± √d/2a। तो प्लस वाले को अल्फा मान लेते हैं, माइनस वाले को बीटा, या फिर डायरेक्ट ही रखते हुए चल जाएंगे तो 2 मान प्राप्त होगा, वही दोनों मूल हैं। b के जगह पर -7 है तो -7 रख दिए, प्लस माइनस √d, तो d का वैल्यू 25 निकला, 25 रख दिए, 2 × a के जगह पर 2 रखे, x = क्योंकि x का मान ही निकल रहा है तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7, प्लस माइनस, अब 25 का वर्गमूल तो 5, और यहाँ 2 दूनी 4। आगे देखते हैं x बराबर, तो 7 + 5 एक बार है और एक बार 7 - 5 है, तो 7 + 5/4 करेंगे और एक बार 7 - 5/4, प्लस था प्लस कर दिए, माइनस था तो माइनस कर दिए। 7 × 5 = 12,
बटे 4, साथ में 5 घटेगा तो 2 बटे 4। अब काट देते हैं, 4 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से 1 बार में, 2 बार में, तो x बराबर 3 प्राप्त हुए और 1/2। तो यही जो दो मान प्राप्त हुए x का, इसी को समीकरण के मूल कहेंगे। तो यही लिख सकते हैं x बराबर इतना, या फिर कर सकते हैं मूल बराबर 3 1/2। ढंग से भी आप लिख सकते हैं। तो आपने अभी 3 क्वेश्चन में 3 अलग अलग विधियों का उपयोग करते हुए देखा, इसको देखना बढ़िया से। कई बार क्वेश्चन इस ढंग से भी दिया रहता है, चैप्टर में भी मिलेंगे, एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, कि ज्ञात करें कि x बराबर 5 और x बराबर -2 द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के हल है या नहीं। यानी दो मान दिए रहेंगे, x चर के या y चर के, कोई भी चर के रहेंगे, और उसी चर में द्विघात समीकरण भी दिया रहेगा, और आपको ज्ञात करना है कि वो हल जो है, यानी वो जो मान है x या y का, वो समीकरण के हल है या नहीं है। तो कैसे इसको मतलब प्राप्त किया जा सकता है या ज्ञात किया जा सकता है, देखें इस क्वेश्चन के द्वारा। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है x² - 3x - 10 = 0, जबकि x का दो मान दिया है, x बराबर 5 एवं x बराबर -2। तो बारी बारी से x का जो दिया हुआ मान है उस समीकरण में रखेंगे। अगर दोनों तरफ 0 आ जाता है, यानी LHS बराबर RHS मिल जाता है, तो हल है, और अगर नहीं आता है तो हल नहीं है। लिखते हैं कंडीशन फर्स्ट। स्थिति 1, तो लिखेंगे समीकरण में x बराबर 5 रखने पर, यानी दो मान है x का, एक 5 है और एक -2 है, तो x बराबर 5 रखने पर, तो x के जगह पर 5 रखते हैं, x² है तो 5² -3 इंटू x के जगह पर फिर जो वैल्यू है 5 तो वो रख दिए, -10 = 0। देख रहे हैं इक्वेशन x² - 3x - 10 था, तो x के जगह पर 5 रख रहे हैं, तो यहां पर 5 रख दिए, यहां भी 5 रख दिए, बाकी जो पद था उसी तरह लिख दिए। तो 5 का स्क्वायर 25, ये 3 गुना 5 करेंगे तो 15, -10 बराबर 0। ये 25 होगा, -15 - 10 तो -25 बराबर 0। तो 25 में 25 जाता है, या फिर प्लस माइनस कटेगा, तो 0 बराबर 0। तो जब दोनों तरफ इक्वल हो गया तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर 5 दिए गए समीकरण का हल है, दिए गए समीकरण का हल है। अब कंडीशन 2, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। कंडीशन 2, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x² - 3x - 10 = 0। अब x का मान इस बार रखे थे 5, अब नेक्स्ट बार में x का मान -2 रखते हैं। रखेंगे समीकरण में x बराबर -2 रखने पर, चूंकि x का मान एक -2 था, तो जहां x है वहां पर -2 रखेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, 3 गुना x, x के जगह पर -2 रख दिए, फिर -10 = 0। जहां जहां x था वहां पर x का मान रखा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6, ये -10 बराबर 0। तो 6 4 10 हो गया, ये 10 बराबर 0। तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। तो ये भी हल है। तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर -2 दिए गए समीकरण के हल हैं। बस यही आंसर। अब कई बार क्या होगा कि दो मान दिया रहेगा, एक हल हो भी सकता है या हल नहीं भी हो सकता है, या फिर पहला हल निकलेगा दूसरा हल नहीं होगा, या कई बार क्या होगा कि दोनों मान जो दिए होंगे वो हल नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। और अगर यदि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बुक फॉलो करते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 4.2 इन सारे तरीकों द्वारा आसानी से बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चीज में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।